हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीना क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम आ गए एक वीडियो लेके जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ लॉन्च की अपने चैनल पे। बट ये सीरीज़ उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी जिसमें आपसे जीएस पूछ ली जाती है, या फिर उन सभी एग्जाम जिसमें जीएस सिलेबस का पार्ट होता है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें। चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। उसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग टाइप दिया गया। एक साइड उसका जनरल नाम, जिस नाम से आप बोलते हो चीज़ों को, दूसरी साइड उसका साइंटिफिक नाम, ठीक है, वो दिया गया और आपको मैच करना है। देखिए ऑप्शन जो ए है उसमें हींग है, उसके सामने क्रोकस सटाइवस। ऑप्शन बी केसर, इलेटेरिया, कार्डेमम, लौंग, ओसियम बेसिलिकम एल, तुलसी, फेरोल, फोएटिडा। स्क्रीन पे आपको नीचे की ओर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4123। मतलब हींग का साइंटिफिक नाम क्या है? फेरोल फोएटिडा, ठीक है, और 4 वाला। केसर, केसर का साइंटिफिक नाम क्या है? क्रोकस सटाइवस। लौंग, लौंग का साइंटिफिक नाम क्या है? लौंग का साइंटिफिक नाम है इलिटेरिया कार्डेमम। तुलसी, तुलसी का साइंटिफिक नाम क्या है? ओसियम बेसिलिकम एल। अगर आपने हमारे जस्ट इसके एक पहले वाला प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने तुलसी को एक अलग से क्वेश्चन था, उस वीडियो का पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने बताया था कि तुलसी का साइंटिफिक नाम है ओसियम बेसिलिकम एल और तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस पौधे को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, तो वो है तुलसी। इसीलिए तुलसी को इतनी महत्व दी जाती है, हम तुलसी की पूजा करते हैं क्योंकि तुलसी के जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं तुलसी को, इसीलिए तुलसी की रानी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ इसका साइंटिफिक नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो तुलसी का साइंटिफिक नाम क्या है? ओसियम बेसिलिकम एल, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए स्क्रीन पे आपको सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि चीन और नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचा पर्वत है, ठीक है, की सहमत ऊंचाई है। तो देखिए सहमत ऊंचाई आपसे पूछी गई है माउंट एवरेस्ट की, किसके द्वारा? चीन और नेपाल के द्वारा। मतलब चीन और नेपाल के द्वारा जो माउंट एवरेस्ट की हाइट मेज़र की गई है वो कितनी है और वो लोग इस हाइट को कितना मानते हैं, ठीक है। उनकी नज़रों में माउंट एवरेस्ट जो उन्होंने मेज़र किया है तो उसका करेक्ट मेजरमेंट क्या है हाइट का। तो देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन काफ़ी आपको सिमिलर दिख रहे होंगे। तो देखिए लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, 8848.86 मीटर, ये है करेक्ट आंसर, क्योंकि चीन और नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट की हाइट मानी गई है। कितनी है? 8848.86 मीटर, ठीक है। ये था इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट फिर से नापी गई है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको दिया गया नंबर आप जरूर से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और उसमें आपसे क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को किस राज्य में टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया है? देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसमें क्या क्या आपको दिया गया है कि NTCA ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को किस राज्य में टाइगर रिजर्व के रूप में मानित किया। स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिया गया छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, असम। जल्दी से आप अपना आंसर गैस करके हमें बताएं। आई होप अब तक आपने गैस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों के ही जो संयुक्त क्षेत्र थे
उसको छत्तीसगढ़ राज्य के टाइगर रिजर्व के रूप में नामित कर लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो देखिए इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला तो आपको दे दिया है कि 7 अक्टूबर को हम हर साल वर्ल्ड कॉटन डे, ठीक है, विश्व कपास दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो उसमें आपसे पूछा गया है कि यह दिवस कब से मनाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिए गए हैं, आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए और अपना आंसर गैस कर लीजिए। आई होप अब तक आपने गैस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2007। ठीक है, 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस मनाया जाता है और इसको शुरुआत हुई थी 2007 से। हम विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मना रहे। उसके साथ हम एक फैक्ट लेके आए हैं आपके साथ जो आपको दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, एक नज़र उस पर भी डालिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो देखिए कपास उत्पादन देश में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भारत है वो प्रथम स्थान पे है। ठीक है, कपास उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे, उसके बाद है चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील। ठीक है, भारत नंबर 1 पे है, चाइना का दूसरा स्थान है, यूएसए तीसरा स्थान है और ब्राज़ील चौथा है। ये था कपास उत्पादन देश। अब जब आप भारत में पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के कपास उत्पादक राज्य कौन से। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा गया भारत के राज्य और ऊपर पूछा गया था कपास उत्पादन के देश। ऊपर वाला पूरे वर्ल्ड लेवल पे था, नीचे वाला इंडिया के लेवल पे है। ठीक है, तो देखिए इंडिया लेवल पे सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उत्पादित की जाती है इसका ज़्यादा क्षेत्रफल में? तो पहला है गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना और फिर राजस्थान। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और इसका नोट ज़रूर से आप कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले आप एक बार वीडियो पॉज करके या फिर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर 2007 था। ठीक, आई होप अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि निम्न में से किसके द्वारा मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी अ डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसका टाइटल रखा गया था मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी अ डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट। तो इस रिपोर्ट को जारी किसने किया आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जर्मन वॉच, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु एजेंसी, WHO, नन ऑफ दीज। जल्दी से आप अपना आंसर गैस करके हमें बताएं। आई होप अब तक आपने गैस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जर्मन वॉच। जर्मन वॉच इसका करेक्ट आंसर। जर्मन वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल उसने रखा था मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी अ डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट। ठीक है, उसके साथ साथ एक आपको नोट दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नज़र नोट पे भी डालते हैं। तो देखिए नोट में आपको क्या दिया गया है कि जनवरी 2021 में जारी हुई थी जर्मन वॉच की ये रिपोर्ट जिसमें भारत का स्थान 7वें नंबर पर था। ठीक है, भारत का स्थान 7वें नंबर पे है और इंडिया को अमंग टॉप 10 मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में रखा गया है। ऐसा कौन कहता है? इसे एनवायरमेंट थिंक टैंक कहता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इंडिया को टॉप 10 मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज में रखा गया है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के द्वारा। ठीक है, और ये इन्वायरमेंटल थिंग का कहना है। इसका मतलब आप समझ रहे, अगर हमारे इन्वायरमेंट में ज़रा सा भी चेंज आता है ग्लोबल लेवल पे कुछ भी, तो इंडिया भी उससे इफेक्ट होगा क्योंकि इंडिया उस टॉप 10 कंट्री में है जिस पे इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है क्लाइमेट के चेंज होने से। तो अभी से हमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने इन्वायरमेंट को बचाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आप जो भी इनिशिएटिव ले सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करिएगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग रुक सके और ऐसे जो क्लाइमेट रिस्क हैं वो कम हो सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैच करना है। एक साइड आपको दिया गया है डेट और दूसरी साइड आपको दिया गया है कि उस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस में है 20 फरवरी, 20 मार्च, 20 जून, 23 जनवरी। उसके जस्ट सामने आपको दिया गया लिस्ट 2 में विश्व गौरैया दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस, सुभाष चंद्र बोस
जयंती। स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी से आप अपना आंसर को करेक्टली मैच कर लें, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2134, मतलब 20 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, 20 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व गौरैया दिवस। 20 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 20 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। और 23 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस जयंती सेलिब्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने पास में। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा है। देखिए इसमें दो जानकारी है। पहली कि केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह जो कि माउंट हैरियट है उसका नाम बदल दिया गया। और दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है क्या रखा गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो जल्दी से आप अपना आंसर गैस कर लीजिए, हमें बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने गैस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मणिपुर। ठीक है, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर मणिपुर रख दिया गया। साथ ही साथ नीचे एक नोट दिया गया है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम फिर आपसे कहेंगे कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने साथ में। ठीक है, तो देखिए नोट में क्या दिया गया आपको कि 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 आंग्ल मणिपुर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो एक टाइम लाइन दी गई है, आपको डेट दी गई है कि 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 तक आंग्ल मणिपुर युद्ध हुआ था, जिसमें और इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि कांगला पैलेस के लिए हुआ था। ठीक, तो आंग्ल मणिपुर युद्ध हुआ था, किस लिए हुआ था, कांगला पैलेस के लिए होता। और मणिपुर के राजा थे वीर त्रिकेंद्राजीत सिंह, जिनकी मृत्यु 1891 में हुई। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। आई होप ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करिए। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दो स्टेटमेंट दिया हो गया होगा, उसमें से आपको पता करना है कि उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। या तो ऊपर वाला करेक्ट होगा, या तो दूसरा वाला करेक्ट होगा, या तो दोनों करेक्ट होगा, या तो दोनों में से कोई करेक्ट नहीं होगा। इसका आपको पता लगाना है। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चीन के पास दुनिया में सबसे बड़ी पन बिजली उत्पादन क्षमता, ये स्टेटमेंट 1 था। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र 3 गॉर्जेज भी चीन में स्थापित है। अब जल्दी से आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने गैस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1 और 2। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि चीन के पास दुनिया में सबसे बड़ी पन बिजली उत्पादन क्षमता, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र 3 गॉर्जेज भी चीन के ही पास है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि असम के घरों में बनी चावल की एक शराब जिसका नाम है जूडीमा, और जूडीमा के बारे में ये खासियत है कि जीआई टैग हासिल करने वाली पूर्व उत्तर की नॉर्थ ईस्ट की ये पहली पारंपरिक शराब बन गई है, और वह किस जनजाति के लोग बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको तीन फैक्ट दिया गया है। पहला तो यह है कि असम के घरों में बनती है चावल की शराब जिसका नाम है जूडीमा। ठीक है, जिसे जूडीमा कहते हैं। और दूसरी क्या खासियत है कि जीआई टैग हासिल करने वाली ये पूर्व उत्तर की पहली पारंपरिक शराब बन गई है। तीसरी इंफॉर्मेशन इसमें क्या दी गई है कि वह किस जनजाति के लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन का मेन पार्ट था जो आपसे पूछा गया है कि जूडीमा जो कि एक राइस वाइन है, तो उसको कौन बनाता है, कौन सी जनजाति के लोग। ऑप्शंस आपको दिए गए, डिमासा जनजाति, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति, या फिर थारू जनजाति। तो जल्दी से आप अपना आंसर गैस करके हमें बताएं। आई होप अब तक आपने गैस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डिमासा जनजाति। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका 2 रीज़न है। पहला, क्योंकि जीआई टैग से रिलेटेड आपको पता है क्वेश्चन में जीआई टैग इस बीच बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक जीआई टैग हो गए, एक वेटलैंड्स हो गए। ठीक है,
ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, देखने को मिला है इस बार भी। और दूसरा क्या है कि ये क्वेश्चन जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। जनजाति टॉपिक हर सिलेबस के जीएस के हर एक पोर्शन में आपको टॉपिक दिखता है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए भी आप जरूर से याद रखिएगा कि डिमासा जनजाति जुडिमा राइस वाइन बनाती है, जिसको नॉर्थ ईस्ट की पहली पारंपरिक शराब बन गई, जिसको जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन का भी आप जीआई टैग, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आई होप अब तक आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देशों के निम्न समूह में से किसको गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है? संसार में विशालतम अफीम उद्योग है। तो देखिए इस क्वेश्चन का भी दो पार्ट है। पहला कि निम्न में से कौन से वो देश के समूह हैं जिन्हें गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है, जिसको आपको बेसिकली आंसर करना है इस क्वेश्चन में। दूसरा क्या है कि गोल्डन क्रिसेंट उन देशों का समूह है जहां पर संसार में विशालतम अफीम के उद्योग हैं, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे ऑप्शंस दिया गया है, एक बार ऑप्शंस पढ़ देते हैं आपके लिए। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। ऑप्शन बी म्यांमार, ईरान, इराक। ऑप्शन सी अफगानिस्तान, मलेशिया, कंबोडिया। ऑप्शन डी भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस करिए और फिर हमें बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है। तो गोल्डन क्रिसेंट से जाना जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को। बेसिकली क्रिसेंट का सिंबल कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। और देखिए आपको नीचे एक नोट दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको बोला गया है कि अफीम उत्पादन में एक गोल्डन ट्राइंगल भी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो गोल्डन ट्राइंगल है और दूसरा क्रीसेंट है। क्रीसेंट मतलब जैसे चांद का शेप नहीं होता है, आप देखते होंगे ऐसे, तो उस शेप को कहते हैं क्रीसेंट, ठीक। तो दो चीज़ है, दोनों ही अफीम के लिए जाने जाते हैं, अफीम उत्पादन में। और गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देखिए गोल्डन ट्राइंगल में शामिल है म्यांमार, वियतनाम, लाओस, ठीक। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, स्टार मार्क कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा, ठीक। गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट में कौन से देश आते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। और गोल्डन ट्राइंगल में आते हैं म्यांमार, लाओस, वियतनाम। और दोनों ही अफीम के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं आपसे, जरूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। तो निम्न में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन आपको दिया गया है स्क्रीन पर। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। जल्दी से आप अपना आंसर गेस करके हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शंस आपने, आई होप आपने करेक्ट आंसर तो गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3। महात्मा गांधी हो गए, सरोजनी नायडू हो गई, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। और इनमें से लिया किसने नहीं था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। मौलाना आज़ाद जो थे वो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। और देखिए आपको यहाँ पे एक नोट दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन की डेट दी गई है। तो देखिए ये जो है ना, ये ना 30, 31, 32 की सीरीज़ है, इसको याद ऐसे किया जाता है। ये सीरीज़ होती है 30, 31, 32। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर को हुआ था 1930 में। दूसरा 7 सितंबर 1931 में। और तीसरा 17 नवंबर 1932 में, ठीक। तो इस तरह की ये सीरीज़ आती है, आप जल्दी से इसको याद कर लीजिए इसी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक नोट और आपको दिया गया है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन लोग शामिल हुए थे। तो देखिए 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक ये गोलमेज सम्मेलन दूसरा चला था, जिसमें गांधी जी के साथ साथ उनके सचिव गए थे, महादेव देसाई, प्यारे लाल गए थे, मीराबेन गई थी, देवदास गांधी भी गए थे, और सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट गए थे, मदन मोहन मालवीय, ठीक। ये सभी लोग थे जो गए थे। इसमें से इम्पोर्टेंट सभी इम्पोर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय हो गए, देवदास गांधी हो गए, सरोजनी नायडू हो गई, एनी बेसेंट हो गई, प्यारे लाल हो गए, महादेव देसाई हो गए,
महात्मा गांधी हो गए, ठीक है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप जरूर से याद कर लीजिएगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने इसी वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, ए पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। तो किसकी नज़रों में क्रिप्स मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक था अपॉन अ क्रैशिंग बैंक का, ठीक। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेवी कृपलानी या फिर जयप्रकाश नारायण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप गेस कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स का जो प्रस्ताव था, क्रिप्स प्रस्ताव, वो उनकी नज़रों में एक पोस्ट डेटेड चेक था अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लीडर्स, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। तो ये सारी स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। उसमें आपसे क्या पूछा गया है, उसमें आपसे पूछा गया है कि चंपारण जाट समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था, ठीक है। कौन नहीं था, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ऑप्शन दिया गया आपको FG सलाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। तो आप जल्दी से हमें बताएं इनमें से कौन सदस्य नहीं था चंपारण जाट समिति का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण, ठीक है। अनुग्रह नारायण चंपारण जाट समिति के सदस्य नहीं थे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नोट में क्या दिया गया है कि 1917 में चंपारण बिहार में एक चंपारण जाट समिति के अध्यक्ष की जाट समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे FG सलाई, ठीक है। उसके साथ साथ इसके सदस्य कौन कौन थे वो भी आपको दिया गया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए इस समिति के कौन कौन सदस्य थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है, DJ रेड थे, LC आदमी थे, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे, G रैनी, MEL टेनर थे जो कि सचिव थे, ठीक है। अब देखिए राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह गए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपसे सदस्यों के नाम तो पूछ लेगा या फिर ये पूछ ले घुमा के कि राजा हरिहर प्रसाद नहीं गए थे तो उनके जगह कौन गया था, उनके जगह कौन था, ठीक है। तो कौन था, महाराजा कृत्यानंद सिंह थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 15 फरवरी 2021 को किसे WTO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो देखिए WTO का नया महानिदेशक 15 फरवरी 2021 को चुना गया था और कौन है, वो है नगोजी ओकोंजो इविएला, ठीक है। नगोजी ओकोंजो इविएला ये हैं WTO के नए महानिदेशक जिन्हें 15 फरवरी 2021 को चुना गया है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये हो गए, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि RBI के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम, ठीक है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री में है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, करंट से अपडेट रहेगा। और अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारे चैनल पर रोज़ सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो आता है जिसमें हम आपके साथ हाल ही में सुर्खियों में रहे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो आप हमारे चैनल पर GS के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ साथ करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो सारी लिंक दे देंगे उस सभी प्लेलिस्ट का जो कि हमारे चैनल पर चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा पाया जाता है। स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप अपना ऑप्शन पढ़ लीजिए और आंसर गेस करके हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ठीक है। तो ये है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा है, चंबल नदी का उद्गम है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शंस है कुंभलगढ़, माउंट आबू, अलवर पहाड़ियाँ या फिर जानापाव पहाड़ियाँ। जल्दी से आप अपना आंसर गेस करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जानापाव पहाड़ियाँ, ठीक। जानापाव पहाड़ियाँ इसका करेक्ट आंसर है।
जो कि कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, एमपी में है। ठीक है, जाना पाओ पहाड़ियाँ एमपी में है, जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये याद रखिएगा आप जरूर से। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अतः स्थलीय अपवहन नदी इनलैंड ड्रेनेज का उदाहरण है। ये 4 नदियां हैं, घाघर, कृष्णा, नर्मदा, माही। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नदी इनलैंड ड्रेनेज का एक एग्जाम्पल है। ठीक, जल्दी से आप अपना आंसर हमें बताएं जल्दी से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी, घग्गर। ठीक है, घग्गर नदी जो है वो इनलैंड ड्रेनेज का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य की विधानसभा में लगभग 58 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि भारत का एक राज्य जिसकी विधानसभा में 58 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया। तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, असम। जल्दी से आप अपना आंसर हमें गेस करके बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था नागालैंड। और नागालैंड की विधानसभा में 58 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किस भारतीय राज्य की विधानसभा में लगभग 58 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया। तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, असम। जल्दी से आप अपने अपना आंसर बताएं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर नागालैंड। नागालैंड की विधानसभा में लगभग 58 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया है। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जल्दी से आप अपना आंसर गैस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है तस्मानिया। तस्मानिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग कौन सा है? कश्मीर घाटी, काराकोरम, शिवालिक या फिर लद्दाख पठार। जल्दी से आप हमें अपना आंसर गैस करके बताएं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लद्दाख पठार। ठीक है, लद्दाख पठार जो है वो अक्साई चीन का एक भाग है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप जरूर से इसको याद कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में यही 20 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो पसंद आने पर ना ही सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर करें, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और एक बार जाके आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, उसमें हम सारे लिंक दे दिए हैं, वो सारी प्लेलिस्ट की जो हमारे चैनल पर चल रही है। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।